हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइथमेटिक्स। मैं निशि गुप्ता और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का 10th चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। और इसमें आज का हमारा टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। The entire field of interference is based on superposition principle. तो ये जो हम फिनोमेना पढ़ेंगे लाइट के इंटरफेरेंस की, ये किस पे बेस्ड है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो कि हमने 11th क्लास में वेव्स के चैप्टर में पढ़ा था कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है। तो इसको रिकॉल करते हैं एक बार, क्या होता है ये। At a particular point in the medium, the resultant displacement produced by a number of waves is the vector sum of the displacements produced by each of the waves. यानी कि अगर किसी मीडियम में बहुत सारी वेव्स साइमल्टेनियसली ट्रेवल कर रही हैं, तो उस मीडियम के किसी भी पॉइंट पे जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा उन सभी वेव्स के कारण, उसको मान लीजिए y लिख लेते हैं, तो ये जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच ऑफ द वेव्स। ये कितना होगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन। जो वेव्स जो हैं वो अलग अलग जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रही हैं, उन सब का अगर हम वेक्टर सम कर दें, वी गेट द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द ऑल द वेव्स टेकन टुगेदर। ठीक है, तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है जो कि इंटरफेरेंस का बेसिस है। एक टर्म और इसमें समझने की है, वो है कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स। वेव्स का कोहेरेंट और इनकोहेरेंट एडिशन क्या होता है, क्योंकि इंटरफेरेंस में वेव्स तो ऐड हो रही हैं, लेकिन वो कोहेरेंट है या इनकोहेरेंट। ये टर्म्स क्या होती हैं? मान लीजिए हमारे पास दो नीडल्स हैं S1 एंड S2। दे आर मूविंग पीरियडिकली अप एंड डाउन इन एन आइडेंटिकल फैशन इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर। ये जो दो नीडल्स हैं S1 S2, ये बिल्कुल आइडेंटिकली वाइब्रेट हो रही हैं, अप एंड डाउन ऐसे मूव कर रही हैं, अप एंड डाउन। और किसमें टच कर रही है इनके टिप? ये जो है एक पानी का भरा हुआ टब है जिसमें कि ये टच कर रही है। तो क्या होगा? दे विल प्रोड्यूस टू वाटर वेव्स एंड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट the phase difference between the displacements produced by each of the waves does not change with time. When this happens, the two sources are said to be coherent. जो S1 से वेव्स निकल रही हैं और जो S2 से वेव्स निकल रही हैं, वो क्या है? वो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस अगर कांस्टेंट रहता है, यानी कि टाइम के साथ में चेंज नहीं होता है, डज नॉट चेंज विद टाइम, तो ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं कोहेरेंट वेव्स। और ये जो दोनों सोर्सेस हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस। तो क्या खास बात है कोहेरेंट सोर्सेस में कि उनसे जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनके बीच का फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है, टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। अब हम एक पॉइंट P लेते हैं। कैसा पॉइंट लिया है हमने? S1P इज इक्वल टू S2P, यानी कि वो दोनों से सेम डिस्टेंस पे है। जो दो सोर्स है हमारे S1 और S2, दोनों से सेम डिस्टेंस पे है। सेम डिस्टेंस पे है तो वेव्स फ्रॉम S1 एंड S2 विल टेक द सेम टाइम टू ट्रेवल टू पॉइंट P, and waves that emanate from S1 and S2 in phase will also arrive at the point in phase. जो S1 से वेव निकल रही हैं और S2 से वेव निकल रही हैं, अगर ये t टाइम ले रही है तो ये भी t टाइम लेगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सेम है और दोनों आइडेंटिकल सोर्सेस हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर जो है ये दोनों वेव्स जब प्रोड्यूस हुई थी इस पॉइंट पे, अगर ये सेम फेज में है, यानी कि यहाँ पे भी क्रस्ट है और यहाँ पे भी क्रस्ट है, तो जो P पॉइंट पे ये पहुंचेंगी तो दोनों के इसका भी क्रस्ट पहुंचेगा और इसका भी क्रस्ट पहुंचेगा, यानी कि दोनों सेम फेज में पहुंचेंगी। तो thus if the displacement produced by the source S1 at point P is given by y1 is equal to a cos omega t, इसमें a क्या है? एम्पलीट्यूड। जो S1 से वेव आ रही है वो जो है P पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रही है उसको अगर हम इस इक्वेशन से लिखते हैं, और इसी तरह से जो S2 से वेव आ रही है उसको हम क्या लिखेंगे? दैट इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। क्यों? क्योंकि जो है ये दोनों सेम फेज में पहुंच रही है, तो ये फेज कंपोनेंट दोनों का सेम रहेगा।
और एम्पलीट्यूड भी हमने दोनों का सेम लिया है। देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, अगर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करें तो P पॉइंट पे जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो हम कैसे निकालेंगे, y1 प्लस y2। तो दोनों को ऐड कर देंगे, a cos ओमेगा t प्लस a cos ओमेगा t, तो कितना मिलेगा हमको 2a cos ओमेगा t। और इंटेंसिटी अगर हम निकालें वेव की, तो इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी जो है एम्पलीट्यूड की प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर इसकी इंटेंसिटी हम ले, I1 की इंटेंसिटी किसकी प्रोपोर्शनल होगी, a स्क्वायर इसका एम्पलीट्यूड है। जो सेकेंड डिस्टर्बेंस आ रहा है उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, a स्क्वायर, दोनों की सेम है, इसको भी हम I0 मान लेते हैं और I0 मान लेते हैं। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी गिवन बाय 4I0, रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4I0 होगी। कैसे, अगर हम इसकी इंटेंसिटी लेते हैं तो ये क्या होगी, 2a का स्क्वायर, 2a स्क्वायर मीन्स 4a स्क्वायर, और a स्क्वायर कितना है, I0, तो हम लिख सकते हैं 4I0। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी है, 4 टाइम्स, जो वेव्स प्रोड्यूस कर रही थी उनकी इंटेंसिटी की 4 टाइम्स। I0 is the intensity produced by each wave and I0 is proportional to a square. In fact, at any point on the perpendicular bisector of S1, S2, the intensity will be 4I0। अगर ये S1, S2 हम लाइन ड्रॉ कर लें और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लें, तो इस बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट्स होंगे कैसे होंगे, S1, S2 से इक्विडिस्टेंट होंगे। इक्विडिस्टेंट होंगे तो क्या होगा, दोनों से जो वेव्स आ रही हैं वो सेम फेज में पहुंचेंगी, और सेम फेज में पहुंचेंगी तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। कितनी होगी, 4 टाइम्स ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द इंटेंसिटी ड्यू टू द वन वेव। तो इस पोजीशन पे द टू सोर्सेज आर सेड टू इंटरफियर कंस्ट्रक्टिवली एंड वी हैव व्हाट इज रिफर्ड एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये जो दोनों की इंटेंसिटी एडअप हो रही है, यानी कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो नेक्स्ट हम कंसिडर करेंगे दूसरा पॉइंट Q, और ये Q पॉइंट किस तरह से है कि S2Q माइनस S1Q इज इक्वल टू 2 लैम्डा, यानी कि अब ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस नहीं है। अगर हम S1Q का डिस्टेंस देखें तो S1Q कितना है, 7 लैम्डा, ये एक वेवलेंथ है। अगर हम इसमें काउंट करें 1 2 3 4 तो कितनी है, 7 वेवलेंथ्स। इसी तरह से S2 से जो Q का डिस्टेंस है वो कितना है, 9 लैम्डा, इसमें भी हम काउंट कर सकते हैं, तो 9 वेवलेंथ्स जो है ये कवर कर रहा है। इट मीन्स S2Q माइनस S1Q इज 2 लैम्डा। तो क्या मतलब है इसका, द वेव्स एमिनेटिंग फ्रॉम S1 will arrive exactly 2 cycles earlier than the waves from S2 and will be in same phase। जो S1 से वेव्स पहुंच रही हैं Q तक, वो S2 से जो Q तक वेव्स पहुंच रही हैं उनसे 2 साइकिल पहले पहुंच जाएंगी, और फिर दोनों वेव्स जो हैं वो सेम फेज में होंगी। कैसे होंगी ये सेम फेज में, इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं। अगर जो S1 से वेव आ रही है वो Q तक, उसका डिस्प्लेसमेंट अगर हम मैथमेटिकली लिखते हैं y1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, तो जो S2 से वेव आ रही है उसका जो डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा वो कैसे लिखेंगे, y2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t माइनस 4 पाई, और इसको अगर हम एक्सपेंड करें वी विल गेट a cos ओमेगा t। ये माइनस 4 पाई कैसे आया है कि ये वेव जो है 2 साइकिल बाद पहुंच रही है। अगर हम 1 साइकिल के लिए लें, एक साइकिल के लिए डिस्टेंस ट्रेवल कितना होता है, लैम्डा, फेज चेंज कितना होता है, 2 पाई। तो ये 2 साइकिल्स के बाद पहुंच रही है, 2 साइकिल्स के लिए लेंगे तो 2 लैम्डा का पार्ट डिफरेंस है, फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 पाई, और क्योंकि ये 2 साइकिल्स बाद पहुंच रही है इसलिए माइनस का साइन लगाएंगे, तो माइनस 4 पाई, तो इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब Q पॉइंट पर अगर हम नेट डिस्प्लेसमेंट निकालें, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट Q, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, y1 प्लस y2, a cos ओमेगा t विल गेट 2a cos ओमेगा t। इसका मतलब अगर इंटेंसिटी की बात करें, यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है, a स्क्वायर, यहाँ पे इंटेंसिटी a स्क्वायर, यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, 2a का स्क्वायर, इट मीन्स 4a स्क्वायर। या हम कह सकते हैं कि the two displacements are once again in same phase and
the intensity will be 4 I naught, giving rise to constructive interference. तो पहला केस हमने लिया था जो P पॉइंट, उसमें फेज डिफरेंस कितना था, 0 था, पार्ट डिफरेंस 0 था, इक्विडिस्टेंट पॉइंट लिया था। अब दूसरे केस में हमने क्या पॉइंट लिया है, जिसमें कि पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा है। तब दोनों केस में हमको कैसा मिल रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि पास डिफरेंस 2 लैम्डा होने की वजह से फेज डिफरेंस कितना हो जाता है, 4 लैम्डा, 4 पाई। तो हमको सेम फेज में वेव्स मिल जाती हैं। तो अगर सेम फेज में वेव्स पहुंच रही हैं तो उनकी इंटेंसिटी जो है बढ़ जाती है, या हम कह सकते हैं वो इंटरफेरेंस कैसा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नेक्स्ट हम लेते हैं पॉइंट R, और R पॉइंट कैसे ले रहे हैं हम, कि S2R माइनस S1R इज माइनस 2.5 लैम्डा। ये R पॉइंट है, S1 से जो इसका डिस्टेंस है ज़्यादा है, S2 से कम है। अगर वेवलेंथ के टर्म्स में निकालें तो ये 1 वेवलेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की वेवलेंथ काउंट करेंगे तो S1R कितना है, 9.75 लैम्डा, और S2 से R तक का डिस्टेंस कितना है, 7.25 lambda. It means S2R minus S1R is minus 2.5 lambda. क्या मतलब है इसका, the waves emanating from S1 will arrive exactly 2.5 cycle later than the waves from S2. S2 से जो R तक waves पहुंच रही हैं उनके 2.5 साइकिल बाद जो है S1 से R तक waves पहुंचेंगी। अगर फेज डिफरेंस के टर्म्स में लिखें तो हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे इनको। S1 से जो वेव आ रही है R तक, अगर हम उसका डिस्प्लेसमेंट लिखें R पॉइंट पे तो कितना है, y1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। तो S2 से जो वेव आ रही है उसका डिफरेंस, उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, y2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5 पाई। प्लस 5 पाई कैसे आया है, जैसे हमने पिछले केस में निकाला था, एक साइकिल के लिए पार्ट डिफरेंस लैम्डा, फेज डिफरेंस 2 पाई। हमें लेना है 2.5 साइकिल्स, 2.5 साइकिल्स के लिए 2.5 लैम्डा पार्ट डिफरेंस, और फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 2 पाई, दैट इज 5 पाई। और ये जो वेव्स हैं ये 2.5 साइकिल पहले पहुंच रही हैं, तो फेज डिफरेंस कितना लिखेंगे हम, प्लस 5 पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस a cos ओमेगा t। तो R पॉइंट पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। कितना होगा इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ऐड कर देंगे a cos ओमेगा t और माइनस a cos ओमेगा t, कितना हो गया, 0। इट मीन्स द टू डिस्प्लेसमेंट्स आर नाउ आउट ऑफ फेज and the two displacements will cancel out to give zero intensity. This is called destructive interference. यहाँ पर इंटेंसिटी थी इसमें I नॉट, दैट इज a स्क्वायर, यहाँ पर भी इंटेंसिटी थी a स्क्वायर, लेकिन रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमको क्या मिल रही है, 0. This is known as destructive interference. तो इसको समराइज कर लेते हैं। इफ वी हैव टू कोहेरेंट सोर्सेज S1 S2 वाइब्रेटिंग इन फेज, अगर हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, कोहेरेंट सोर्सेज मीन्स उनके बीच का फेज डिफरेंस जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, और वो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, देन फॉर एनी आर्बिट्ररी पॉइंट P व्हेनेवर द पार्ट डिफरेंस इज S1P माइनस S2P इज n लैम्डा। अगर हम किसी आर्बिट्ररी पॉइंट के लिए लें जिसके लिए पार्ट डिफरेंस कितना है, n लैम्डा, लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल, n की वैल्यू 0 1 2 3, तो हम लिख सकते हैं इसको 0 लैम्डा 2 लैम्डा एंड सो ऑन। तो इस केस में हमें क्या मिलता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन्स रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंक्रीजेस, दैट बिकम्स 4 times द इंटेंसिटी ड्यू टू ईच वेव। और इसी तरह से अगर हमने पॉइंट P ऐसा लिया है कि पार्ट डिफरेंस उसका n प्लस 1 लैम्डा है, या हम इसको लिख सकते हैं 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। अगर n की वैल्यूज रखें हम तो हम क्या मिलेगा, लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन। या हम कह सकते हैं लैम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीपल है। तो उस केस में हमें मिलता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज 0। तो अगर पार्ट डिफरेंस जो है कितना है, n लैम्डा,
लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल, तो हमको मिलता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर है 2n+1 लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीपल, तो हमको मिलता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर हम फेज डिफरेंस के टर्म्स में बात करें तो फेज डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए कितना होगा, लैम्डा पाथ डिफरेंस किसको कॉरस्पॉन्ड करता है, 2 पाई को, तो फेज डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए कितना हो जाएगा, 2n पाई। दिस वन इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी तरह से अगर फेज डिफरेंस कितना हो, पाथ डिफरेंस है 2n+1 लैम्डा बाई 2, और लैम्डा किसको कॉरस्पॉन्ड करता है, 2 पाई को, तो कितना आ जाएगा ये 2n+1 पाई। अगर फेज डिफरेंस इतना है तो हमें क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसको जनरलाइज कर लेते हैं। फॉर एनी आर्बिट्ररी पॉइंट G, लेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू डिस्प्लेसमेंट्स बी फाई। अब हमने G को आर्बिट्ररी पॉइंट लिया है, इस तरह से लिया है कि S1 से जो वेव आ रही है और S2 से वेव आ रही है G पॉइंट तक, तो उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, फाई। तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, अगर हम S1 से जो वेव आ रही है उसको रिप्रेजेंट करते हैं y1 = a cos ओमेगा t, तो जो S2 से वेव आ रही है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे y2 = a cos ओमेगा t प्लस फाई, क्योंकि फाई उनके बीच का फेज डिफरेंस है। तो इस G पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, विल गेट a कॉमन दोनों में से, तो cos ओमेगा t प्लस cos ओमेगा t प्लस फाई। इनको ऐड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती है cos c प्लस cos d = 2 cos c माइनस d बाई 2 एंड cos c प्लस d बाई 2। तो अगर हम c की जगह ओमेगा t लिख लें और d की जगह ओमेगा t प्लस फाई लिख लें, तो ये जो पहली टर्म आएगी c माइनस d बाई 2 कितनी आएगी, cos माइनस फाइव बाई 2, जिसको हम cos 5/2 लिख सकते हैं। और ये जो दूसरी टर्म है c प्लस डी बाई 2, ये कितनी आएगी, cos ओमेगा t प्लस 5/2। तो ये जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, इसमें हम देख रहे हैं कि द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज 2a cos 5/2। ये जो टर्म है ये टाइम इंडिपेंडेंट है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये इसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, जो रिजल्टेंट वेव है उसके एम्पलीट्यूड को, और जो रिमेनिंग टर्म है वो उसके फेस को बताती है। तो अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो पहले वेव के कारण जो इंटेंसिटी थी वो कितनी थी, a², दूसरी वेव के कारण कितनी है, a²। अगर इसकी इंटेंसिटी निकालें तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर 2a cos 5/2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4a² cos स्क्वायर 5/2, और a² की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I0। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज 4I0 cos स्क्वायर 5/2, यानी कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो फेज पर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है फेज पे, इफ फाई इज 0 2 पाई 4 पाई, अगर फेज डिफरेंस कैसा है, पाई का even multiple, then we will have constructive interference leading to maximum intensity। अगर हम फाई को 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1, तो इंटेंसिटी कितनी आएगी, 4I0। इसको 2 पाई रखेंगे तो cos पाई की वैल्यू -1, स्क्वायर करेंगे अगेन 1, 4I0। तो इस केस में हमको इंटेंसिटी मिलती है 4I0, जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी तरह से अगर फाई की वैल्यू कितनी है, पाई 3 पाई 5 पाई, यानी कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, देन वी गेट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लीडिंग टू जीरो इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इसमें 0 मिलेगी। आप वैल्यूज रख के देख सकते हैं, cos पाई रखेंगे अगर हम फाई की जगह, तो ये टर्म हो जाएगी पाई/2 cos 90 दैट इज 0। 3 पाई रखेंगे तो 3 पाई/2 दैट इज cos 270 अगेन 0। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमको 0 मिलती है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों वेव्स जो है सेम फेज में पहुंचती है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है 4 टाइम्स हो जाती है, जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 हो जाती है।
नाउ इफ द टू सोर्सेज आर कोहेरेंट, अगर दोनों सोर्स कोहेरेंट है, इट मीन्स द टू नीडल्स आर गोइंग अप एंड डाउन रेगुलरली, देन द फेज डिफरेंस एट एनी पॉइंट विल नॉट चेंज विद टाइम। तो ये जो फाई है टाइम के साथ में चेंज नहीं होगा, एंड वी विल हैव ए स्टेबल इंटरफ्रेंस पैटर्न। जो हमको पैटर्न मिलेगा वो स्टेबल मिलेगा। स्टेबल का क्या मतलब है? द पोजिशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा विल नॉट चेंज विद टाइम। किसी पॉइंट पर जो मैक्सिमा है, यानी कि हमको इंटेंसिटी ज़्यादा मिल रही है, तो वो पॉइंट, और जिन पॉइंट्स पर इंटेंसिटी कम मिल रही है वो पॉइंट्स टाइम के साथ में चेंज नहीं होंगे, यानी कि जो भी पैटर्न मिलेगा हमको वो स्टेबल होगा। लेकिन अगर ये सोर्सेस कोहेरेंट नहीं है, इफ द टू नीडल्स डू नॉट मेंटेन ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस, देन द इंटरफ्रेंस पैटर्न विल ऑल्सो चेंज विद टाइम। तो टाइम के साथ में फेज डिफरेंस लगातार चेंज होता रहेगा, तो उससे क्या होगा? द पोजिशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा विल ऑल्सो चेंज रैपिडली विद टाइम। मैक्सिमा और मिनिमा की जो पोजीशन है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की जो पोजीशन है, वो लगातार जो है टाइम के साथ में चेंज होती रहेगी। तो ऐसे केस में हमको क्या मिलेगी? एक एवरेज इंटेंसिटी मिलेगी। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मीन्स हाई इंटेंसिटी, मैक्सिमम और मिनिमा की जगह हमको एक एवरेज इंटेंसिटी मिलेगी। इंटेंसिटी की इक्वेशन निकाली थी हमने, I इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। तो इस टर्म का हमको एवरेज निकालना होगा। ऑब्जर्व एन एवरेज इंटेंसिटी। एवरेज कैसे निकालेंगे इसको? 4I0 और इस टर्म का एवरेज। और cos की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? cos थीटा वेरीज फ्रॉम -1 टू +1। तो cos स्क्वायर थीटा अगर हम लें, तो cos स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? 0 से 1 तक। cos स्क्वायर थीटा लें तो वो 0 से 1 तक वेरी करेगा। तो अगर इसका हम एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा? हाफ। तो वी विल गेट 4I0 इंटू हाफ, दैट इज इक्वल टू 2I0। Resultant intensity will be 2I0 at all points। सभी पॉइंट्स पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 2I0। इसका मतलब when the phase difference between two vibrating sources changes rapidly with time, we say that the two sources are incoherent। ऐसे सोर्सेस को हम बोलते हैं incoherent, जिनका फेज डिफरेंस जो है वो टाइम के साथ में लगातार चेंज होता है। और जब ऐसा होता है द इंटेंसिटीज जस्ट एड अप, इंटेंसिटी जस्ट एड अप हो जाती है। पहले सोर्स की I0 है, दूसरे की I0 है, तो कितनी इंटेंसिटी हो गई एवरेज? 2I0। तो यही होता है जब जो है टू सेपरेट लाइट सोर्सेस इल्यूमिनेट ए वॉल। जैसे हम वॉल पे 2 लाइट लगा देते हैं, उनको जलाते हैं तो इंटेंसिटी डबल हो जाती है, लेकिन कोई भी पैटर्न नहीं बनता है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का। इट मीन्स द लाइट वेव्स कमिंग फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस will not have a fixed phase relationship and will be incoherent। अगर हम 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस लेते हैं, चाहे उनकी स्पेसिफिकेशन सेम हो, आपने 2 बल्ब लिए हैं, सेम स्पेसिफिकेशंस के हैं, लेकिन दोनों अलग अलग बल्ब लिए हैं आपने, तो क्या होगा? 2 बल्ब लेने से इंटेंसिटी हमको डबल मिलेगी, कोई भी हमको इंटरफ्रेंस का पैटर्न नहीं दिखाई देगा, यानी कि हमको मैक्सिमा और मिनिमा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस नहीं दिखाई देगा। वो कब बनेगा? वो तभी बनेगा जब दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहे, यानी कि सोर्स कैसे हो? कोहेरेंट सोर्सेस से, तभी स्टेबल इंटरफ्रेंस पैटर्न हमको दिखाई देता है। तो इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट को कैसे डिफाइन करेंगे? द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी when two light waves travel simultaneously in a medium is known as interference of light। अगर लाइट की 2 वेव साथ साथ ट्रेवल कर रही हैं किसी मीडियम में, तो उनके सुपरपोजिशन से क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, उनकी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी कि कुछ पॉइंट्स पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है और कुछ पॉइंट्स पर इंटेंसिटी 0 हो जाती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, S1 एक सोर्स है, S2 एक सोर्स है। S1 S2 से वेव्स निकल रही हैं, और एक किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम देखें, ये A पॉइंट पे S1 से कितनी वेवलेंथ पहुंच रही है? 5 लैम्डा, यानी कि S1A इज इक्वल टू 5 लैम्डा।
इसी तरह से S2 से जो वेव्स आ रही हैं वो कितनी है, 6 लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं। S2A इज इक्वल टू 6 लैम्डा। उनके बीच का डिफरेंस कितना है, लैम्डा, यानी कि लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल। तो क्या मिलेगा हमको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें जो हम देख रहे हैं ये जो वेव्स दिखाई दे रही हैं, जो बोल्ड लाइन से क्रस्ट को मार्क किया है और सिंगल लाइन से ट्रफ्स को मार्क किया हुआ है। तो जहाँ पर भी दोनों क्रस्ट मीट करते हैं, यानी कि सेम फेज में मीट करती है या दोनों ट्रफ्स मीट करते हैं, उन पॉइंट्स पे क्या होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। जैसे कि ये पॉइंट है, दोनों क्रस्ट मीट कर रहे हैं, इस पे दोनों ट्रफ्स मीट कर रहे हैं, दोनों क्रस्ट मीट कर रहे हैं, तो इन पॉइंट्स पे इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। और अगर एक क्रस्ट और एक ट्रफ मीट कर रहा है, इधर भी एक क्रस्ट और एक ट्रफ मीट कर रहा है, तो इन पे क्या होगी, मिनिमम। So light energy is redistributed. If it reduces in one region, producing a dark fringe या destructive interference, it increases in another region, producing a bright fringe, constructive interference. तो redistribution होता है, लेकिन इसमें यह बात ध्यान रखने की है, there is no gain or loss of energy, which is consistent with the principle of conservation of energy. एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, केवल रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ना प्रोड्यूस हो रही है ना लॉस हो रहा है उसका, केवल रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ये जो इंटरफ्रेंस की फिनोमेना है, इंटरफ्रेंस ऑफ वेव्स, सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था थॉमस यंग ने इन 1801 बाय ए वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट था, ही लेट ए रे ऑफ सनलाइट इनटू ए डार्क रूम। एक सनलाइट की रे जो है वो डार्क रूम में आ रही है, और क्या रखा उसने, he placed a dark screen in front of it pierced with 2 small pinholes। एक स्क्रीन रख दी उसमें, और उसमें डार्क स्क्रीन में 2 छोटे छोटे होल्स बना दिए। एंड बियॉन्ड दिस एट सम डिस्टेंस ए वाइट स्क्रीन, और कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पर एक स्क्रीन रख दी। कैसी स्क्रीन, वाइट स्क्रीन। तो क्या ऑब्जर्व किया है उसने, he saw 2 dark lines at both side of a bright line। एक ब्राइट लाइन बीच में, और ब्राइट के दोनों तरफ उसने जो है 2 डार्क लाइंस ऑब्जर्व करी, which gave him sufficient encouragement to repeat the experiment। फिर उसने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, किससे, उसने स्प्लिट फ्लेम यूज करी विद a little salt। क्यों यूज करी उसने, जिससे कि उससे येलो लाइट मिल जाए। जो सॉल्ट डालने से सोडियम होता है सॉल्ट में, उससे हमको येलो लाइट मिलती है। तो दिस टाइम ही सॉ ए नंबर ऑफ डार्क लाइंस रेगुलरली स्पेस्ड। तो उसको बहुत सारी लाइंस दिखाई दी, बीच में ब्राइट लाइन और उसके बाद दोनों तरफ डार्क और ब्राइट बहुत सारी लाइंस दिखाई दी। द फर्स्ट क्लियर प्रूफ दैट द लाइट एडेड टू लाइट कैन प्रोड्यूस डार्कनेस। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। तो इसी एक्सपेरिमेंट को, कौन सा एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बाद में जब इसने इसको परफॉर्म किया 2 स्लिट्स की हेल्प से, इसको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। नेक्स्ट टर्न का हमारा टॉपिक होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हमारा टॉपिक होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।